मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। सत्यहिंदी.com के खास कार्यक्रम आशुतोष की बात में आपका स्वागत है। आज हम बातचीत करेंगे बिहार चुनाव की, लेकिन बातचीत शुरू करने के पहले एक छोटी सी अपील। सत्यहिंदी.com एक कोशिश है पत्रकारिता को नए सिरे से स्थापित करने की, एक ऐसे समय में जबकि सच कहना बहुत मुश्किल हो गया है और सरकारों का दबाव एक तरफ है, दूसरी तरफ कॉर्पोरेट मीडिया है और ऐसी सी चीजें खबरों के तौर पर सामने आ रही हैं जो बिल्कुल खबरें नहीं। सच क्या है ये कहना बहुत मुश्किल काम हो गया। ऐसे में सत्यहिंदी.com की इस कोशिश को आप लोगों की मदद की जरूरत है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप जाएं और वहां पर सत्यहिंदी.com सदस्यता अभियान से जुड़ें, हमें आर्थिक मदद करें, आर्थिक भुगतान करें और ये न केवल सत्यहिंदी.com को बल्कि पूरी पत्रकारिता को एक बहुत बड़ी मदद आपकी होगी। और अब बातचीत शुरू करते हैं। आप जानते हैं बिहार का चुनाव ऐलान हो चुका है, 3 चरणों में चुनाव होंगे और 10 नवंबर को रिजल्ट आएगा। लेकिन उसके पहले बिहार के चुनाव में क्या कुछ हो सकता है? आपको मालूम है कि पिछले 15 सालों से नीतीश कुमार की छत्र छाया में बिहार के अंदर सरकार चल रही है। वो खुद मुख्यमंत्री इन दौरान रहे हैं, लेकिन बीच में बहुत छोटे समय के लिए जीतन राम मांझी भी जो है वो मुख्यमंत्री के पद पर थे। तो ये कह सकते हैं कि 15 साल जो पिछला बीता है वो एक तरीके से नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही बीता है। उसके पिछले 15 सालों में लालू प्रसाद यादव के नेतृत्व में बिहार पे आरजेडी की सरकार और गठबंधन की सरकार थी। अब सवाल ये उठता है कि इस चुनाव में क्या होगा। पहला सवाल ये उठता है क्या नीतीश कुमार दोबारा वापस लौटेंगे। दूसरा सवाल ये उठता है क्या नीतीश कुमार दोबारा या कह सकते हैं मुख्यमंत्री बनेंगे। क्या जिस गठबंधन में है बीजेपी के साथ, क्या वो गठबंधन इतना मजबूत है कि वो आरजेडी गठबंधन को हरा सके। और चौथा सवाल इसी के मद्देनजर ये है, क्या तेजस्वी यादव के अंदर के नेतृत्व में जो गठबंधन है उसमें इतनी ताकत है कि 15 साल की इनकम्बेंसी को जो है वो इनके खिलाफ भुना सके और 15 सालों के बाद आरजेडी का जो बियाबान में जो भटक रही है वो वापस राजनीति में लौट सके। और आखिरी सवाल ये कि बिना लालू प्रसाद यादव के आखिर बिहार का चुनाव कैसा होगा। इन तमाम मसलों बातचीत करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद है सीएसडीएस के डायरेक्टर संजय कुमार जी, जो बड़े सफोलॉजिस्ट हैं इस देश के और साथ ही साथ बड़े राजनीतिक विशेषज्ञ भी। आपका बहुत बहुत स्वागत है संजय जी। पहला सवाल ये है कि आज जब चुनाव का ऐलान हो चुका है, आज की तारीख में अभी दोनों गठबंधनों की स्थिति बिल्कुल स्पष्ट नहीं है। कौन गठबंधन कहां पे है थोड़ा बहुत अनुमान है, लेकिन सीटों को लेकर अभी भी काफी उठापटक चल रही है। आपको क्या लगता है? आज की स्थिति देखें, आज जिस समय हम बात कर रहे हैं, मुझे लगता है गठबंधन में ये जरूर है कि अभी फेरबदल होने की पूरी गुंजाइश है जिसका आपने जिक्र किया। लेकिन जो भी गुंजाइश हो, अगर ये 3 बड़ी पार्टियां हैं बिहार में, जेडीयू, आरजेडी और बीजेपी, जो भी जिस भी गठबंधन में ये 2 पार्टियां शामिल होगी, उस गठबंधन के जीत का जो एक तरह से अनुमान है वो बिल्कुल लगाया जा सकता है। ये कह सकते हैं कि जिस भी गठबंधन में ये दोनों पार्टियां रहेंगी वो चुनाव जीतने में बिल्कुल सक्षम दिखाई पड़ती है। आज की स्थिति में छोटी छोटी पार्टियां गठबंधन बदलने की अपनी एक तरह से कोशिश कर रही है, एक गठबंधन से दूसरे गठबंधन में जाने की कोशिश कर रही है। लेकिन अगर हम ये 3 बड़ी पार्टियों की बात करें तो ये निश्चित है कि जदयू और बीजेपी का गठबंधन बरकरार रहेगा और ऐसी स्थिति में मुझे स्पष्ट दिखाई पड़ता है जदयू बीजेपी 2020 का चुनाव भी जीतने की स्थिति में साफ दिखाई पड़ती है। आप बड़ी बेबाकी के साथ आप इस बात को कह रहे हैं। क्या आपको लगता है कि जो पिछले 15 साल का जो इनकम्बेंसी है, जो फटीग फैक्टर है, क्या वो काम नहीं करेगा नीतीश कुमार और इस बीजेपी गठबंधन के खिलाफ? आपने 2 शब्दों का इस्तेमाल किया, एंटी इनकम्बेंसी और फटीग। मुझे ऐसा कहीं दिखाई नहीं पड़ता कि बहुत स्ट्रॉन्ग एंटी इनकम्बेंसी है या बहुत स्ट्रॉन्ग फटीग है। थोड़ा मोह भंग जरूर हुआ है। एक पूरा जनरेशन है बिहार में जिन्होंने सिर्फ नीतीश कुमार को ही मुख्यमंत्री के रूप में देखा और ये युवा मतदाता हैं। उनमें ये है, ललक है, ये चाहते हैं कि क्या कोई परिवर्तन तो ना हो बिहार में। वो चाहते हैं कि कोई परिवर्तन हो, कोई दूसरा व्यक्ति मुख्यमंत्री बने, लेकिन ऑल्टरनेटिव का अभाव है। तो 2-3 चीजें हैं। स्ट्रॉन्ग एंटी इनकम्बेंसी मुझे दिखाई नहीं पड़ता। बदलाव की एक भावना दिखाई पड़ती है, कहीं कहीं इसके स्वर दिखाई पड़ते हैं, लेकिन एक स्ट्रॉन्ग मैसेज थ्रू आउट द स्टेट की, मतलब पूरब से पश्चिम तक और उत्तर से दक्षिण तक ये चल रहा हो कि बदलाव चाहिए, बदलाव चाहिए, ऐसी स्थिति दिखाई नहीं पड़ती बिहार में। लेकिन अगर 15 सालों के अंदर देखें तो जो उसके 15 साल था उसको लालू के जंगल राज के तौर पर पेश किया जाता है। और इस चुनाव में भी अगर आप ध्यान से देखें तो नीतीश कुमार और बीजेपी की तरफ से बार बार लोगों को याद दिलाया जा रहा है कि दरअसल लालू यादव लालू यादव लालू यादव, यानी अगर आप हमें नहीं चुनते हैं, अगर हमें आप सरकार में नहीं लाते तो एक बार फिर उसी लालू यादव के राज की पुनरावापसी हो सकती है। ये क्यों?
ये इसी के लिए, जैसे हम कहते हैं, किसी भी चीज को देखने के लिए तुलनात्मक दृष्टिकोण में देखने की जरूरत है। जैसे मैंने कहा, कुछ आभास मिलता है। एक वर्ग है जो ये चाहता है कि शायद बिहार में परिवर्तन हो। नीतीश कुमार ने 15 साल बिहार की कुर्सी संभाली, अब शायद कोई दूसरा व्यक्ति इस कुर्सी पर आए, हो सकता है बिहार और विकास करे। लेकिन जैसे ही वो विकल्प की ओर जाते हैं और विकल्प ढूंढने की कोशिश करते हैं, तो विपक्ष इतना बिखरा हुआ है, ट्रस्ट डेफिसिट इतना है, जो भी पार्टियां हैं विपक्ष में, चाहे आप कांग्रेस की बात कर लें, आरजेडी की बात कर लें, और जो तमाम छोटी छोटी पार्टियां हैं, लेफ्ट की तमाम पार्टियां हैं, तो ट्रस्ट डेफिसिट विपक्ष की पार्टियों के बारे में बहुत ज्यादा है। लीडरशिप का अभाव दिखाई पड़ता है। तो ऐसे मतदाता जो शायद अपना मन बना सकते थे, अपना मन एनडीए को छोड़ करके आरजेडी गठबंधन को अपना वोट दे सकते थे, लेकिन विकल्प के अभाव में उन्हें लगता है कि चाहे जैसा भी हो, नीतीश कुमार का शासन ही दूसरे जो विकल्प है उससे बेहतर दिखाई पड़ता है। यही वजह है कि बार बार लालू यादव की याद दिलाई जा रही है नीतीश कुमार के कैंपेन में, बीजेपी के कैंपेन में, क्योंकि उन्हें इस बात का कहीं ना कहीं अंदाज है कि जमीन उतनी पुख्ती नहीं है जितनी कि 2015 में तो अलग अलग अलायंस लड़ रहे थे, लेकिन अगर हम 2010 की बात करें तो उस तरह की सॉलिड जमीन नहीं है जिस पर वो 2010 में खड़े थे। कहीं ना कहीं थोड़ा सा बिखराव है। ये बिखराव किस क्षेत्र में है? जो ये सवाल मैंने आपसे इसलिए पूछा, और ये सवाल इसलिए भी हमारे दर्शकों के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस वक्त देश एक तरीके से दो बहुत बड़े संकट से गुजर रहा है। एक तो कोरोना का संकट है, और लगभग 80-90 हजार प्रतिदिन कोरोना के मरीज सामने आ रहे हैं, और पिछले 6 महीने से पूरा देश एक लॉकडाउन के तौर से गुजर रहा है। दूसरी जो आर्थिक स्थिति है, उसमें 23.9% के नेगेटिव जीडीपी ग्रोथ दिखाई पड़ती है, और कुछ लोग ये कहते हैं अगर इसमें इन्फॉर्मल सेक्टर का अगर हम जोड़ दें तो करीब 30-35 के आसपास में नजर आती है। अब सवाल ये उठता है कि इतने बड़े आर्थिक संकट और इतने बड़े स्वास्थ्य संकट के बावजूद भी अगर नीतीश कुमार के नेतृत्व में बीजेपी जेडीयू गठबंधन अगर दोबारा जीतती हुई दिखाई पड़ती है, ऐसा आभास भी अगर होता है, तो क्या यह भारतीय राजनीति की एक कमजोरी नहीं दिखाई पड़ती आपको? क्या आपको नहीं लगता है कि विपक्ष या तो पूरी तरीके से नाकाम है, या फिर हमारा जो वोटर है वो सरकार को सही पैमानों पर आंकने के लिए तैयार नहीं? दो चीजें हैं। आपने कहा आभास भी होता है जदयू बीजेपी के जीत का। मैं तो बहुत स्पष्ट कह रहा हूँ, आभास की बात ही नहीं है। बिल्कुल ये गठबंधन चुनाव जीत रही है, 2020 का चुनाव। अब सवाल है कि इसकी वजह क्या है। जिन बातों का आपने जिक्र किया, इकोनॉमिक स्लोडाउन है, हेल्थ की स्थिति अच्छी नहीं है, कोरोना काल में बहुत सारे लोगों को तमाम तरह की परेशानियां झेलनी पड़ी। लेकिन ये ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने परेशानियों का सामना किया, लेकिन अगर उनके मन को टटोलें आज, तो ये कहते हैं कि परेशानी तो हुई, लेकिन ये सिर्फ हमारी परेशानी नहीं है, ये दुनिया के तमाम देशों में ऐसी परेशानी हुई। तो सरकार ने जिस तरह से आंकड़ों को पेश किया लोगों के पास, आपको याद होगा आशुतोष, शुरू में वो आंकड़े पेश किए जाते थे कि हिंदुस्तान में कितने लोग संक्रमित हैं और यूएस, जर्मनी, जापान में कितने लोग संक्रमित हैं। जब ये आंकड़ा हमारे यहाँ बढ़ने लगा तो हम डेथ रेट के आंकड़े लेकर के आने लगे, और उसके बाद रिकवरी रेट के आंकड़े लेके आने लगे। इस तरह से परोसा गया लोगों के बीच कि भाई हमारी स्थिति आप स्टैंड अलोन देखें तो हो सकता है आपको लगे हमने बहुत अच्छा नहीं किया जितनी आपकी हमसे अपेक्षा थी, लेकिन अगर दूसरे सरकारों को देखें, ऐसे सरकार जो बड़े विकसित राज्य में, विकसित देशों के सरकार, उनसे तो हमने फिर भी कहीं बेहतर किया जहां हमारे पास सुविधाओं की कमी थी। ये सब बात कुल मिलाकर के लोगों में जो असंतोष हो सकता था इन बातों पर, रोजगार नहीं है, हेल्थ की व्यवस्था नहीं है, वो जो असंतोष होने की गुंजाइश थी उसको कम कर देता है। लोग तुलनात्मक दृष्टिकोण से देखने लगते हैं और लोगों को लगता है कि कुल मिलाकर के स्थिति उतनी बुरी नहीं है जितनी कि हम सोचते थे। क्योंकि अगर हम तुलनात्मक दृष्टिकोण से देखें तो लगता है देश ने अच्छा ही किया है, देश ने हमारा ध्यान रखा है। और जब मैं देश की बात कर रहा हूं तो बिहार के चुनाव के संदर्भ में मोदी जी का जिक्र होता है और नीतीश कुमार का जिक्र होता है। ये जो ट्रेडिशनल वोटर्स हैं आरजेडी के, जिसको MY समीकरण कहते हैं, क्या वो अभी भी आपको इंटैक्ट लगता है? क्या उसमें कुछ अपर कास्ट का जुड़ाव नजर आता है? MY तो इंटैक्ट है काफी हद तक। MY में M का मतलब मुस्लिम मतदाता, Y का मतलब यादव मतदाता। मुस्लिम मतदाताओं के पास तो कोई विकल्प है ही नहीं है। अगर कांग्रेस और आरजेडी एक साथ रहेंगे तो मुस्लिम मतदाताओं का पोलराइजेशन इस गठबंधन के साथ रहेगा। किसी सूरत में मुस्लिम मतदाताओं का कोई बड़ा हिस्सा बीजेपी जेडीयू के लिए वोट करे, ऐसी स्थिति दिखाई नहीं पड़ती। कमोबेश थोड़ा बहुत वोट तो जरूर करते रहे पिछले चुनाव में भी, दूसरे राज्यों में भी।
आने वाले चुनाव में भी कुछ ऐसे 8-10% वोट तो मुस्लिम वोट उनको मिलेगा। लेकिन जहां यादव वोट की बात है, तो यादव वोट जो एमवाई समीकरण में यादव वोट जिस तरह से आरजेडी के साथ खड़ा दिखाई पड़ता था 90 के दशक में, 2000 के दशक में, आज वो उतना सशक्त रूप से खड़ा दिखाई नहीं पड़ता है। और उसके नहीं खड़े दिखाई पड़ने की वजह है कि विपक्ष में जो एक उन्हें लगता है ट्रस्ट डेफिसिट, उन्होंने एक प्रॉमिस नहीं शो दिखाया, ऐसा कभी आभास नहीं किया जनता के को, ऐसा कभी लगता नहीं कि ये गठबंधन चुनाव जीतने की स्थिति में है। तो जो एक ऑल्टरनेटिव दिखना चाहिए जनता के बीच में, वो दिखाई नहीं पड़ता। तो यादव मतदाताओं का एक हिस्सा छिटक करके एनडीए की तरफ जाने लगा है। 2019 के चुनाव में तो बहुत बड़ा हिस्सा उधर चला गया, लेकिन 2019 का चुनाव लोकसभा का चुनाव था, और मैं लोकसभा के चुनाव से विधानसभा के चुनाव की तुलना नहीं करता। विधानसभा के चुनाव में कुछ लोकल कंसिडरेशंस ज्यादा होते हैं। हमने पिछले दिनों तमाम राज्यों में देखा, हरियाणा में देखा, झारखंड में देखा और दिल्ली में देखा। तो यादव वोटरों में एक तरह से एक गिरावट आई है आरजेडी के लिए, लेकिन अभी भी हम कह सकते हैं कि एमवाई फैक्टर आरजेडी के लिए बरकरार है। ये जो दलित वोटर है, ये इसकी क्या भूमिका होने वाली है? क्या वो रामविलास पासवान की पार्टी के साथ इंटैक्ट रहेगा और इस वजह से वो बार्गेनिंग पावर मजबूत करना चाहते हैं, या जिस तरीके से जीतन राम मांझी जेडीयू के साथ जा रहे हैं? एक जमाना था जब लालू यादव के साथ दलितों का एक बड़ा चंक उनके साथ रहा करता था। बट आपने कहा वो जमाना था, सचमुच जमाना बहुत पुराना हो गया। ये 90 और 1995 का जमाना था आशुतोष। जरूर उस समय दलितों का बड़ा वोट लालू यादव के साथ था और दलित बड़ी संख्या में लालू यादव के लिए वोट करते थे। अब ये जो हमने पिछले महीने भर से जो खींचतान देखी, चिराग पासवान नीतीश कुमार पर अटैक कर रहे हैं, फिर भी एनडीए चाहती है कि चिराग पासवान और एलजेपी उनके साथ रहे, जीतन राम मांझी को लाने का प्रयास किया जा रहा है। ये सब इस बात को की ओर इशारा करते हैं कि दलित वोट बिहार की राजनीति में कितना इंपॉर्टेंट है। अगर आप आंकड़ों के नजरिए से देखें तो तकरीबन 15% दलित वोट हैं बिहार के कुल मतदाताओं में, और ऐसे तमाम तकरीबन 38 कंस्टिट्यूएंसी है जो दलितों के लिए रिजर्व हैं, और इन कंस्टिट्यूएंसी में इनकी तादाद, दलित मतदाताओं की तादाद ज्यादा है। तो दलित वोटरों को अपनी ओर लुभाने के लिए सारी पार्टियां प्रयास कर रही हैं। और अगर आप ये देखें कि क्यों दलित वोट पर इतना पार्टियों की निगाह रहती है, ऐसी कंस्टिट्यूएंसी जहां दलित वोटरों की संख्या ज्यादा है, वहां जीत हार का अंतर भी कम है एवरेज दूसरी कंस्टिट्यूएंसी से, और दलित वोट चारों तरफ बिखरे हुए हैं। 5,000, 7,000, 8,000, 10,000 वोट दलित वोट आपको सारी कंस्टिट्यूएंसी में दिखाई पड़ेंगे। तो ऐसी कंस्टिट्यूएंसी जहां जीत हार का अंतर कम हो रहा है, और वो ऐसी कंस्टिट्यूएंसी है जहां दलित मतदाता बड़ी संख्या में है, पार्टी चाहती है कि दलित पार्टी उनके साथ रहे, उनके गठबंधन का पार्ट रहे, जिससे दलित वोट को अपने खेमे में रख सके, और जो स्विंग कंस्टिट्यूएंसी, ऐसी कंस्टिट्यूएंसी जहां जीत हार का अंतर कम हो, उसे अपने पाले में किया जा सके। तो दलित वोट सचमुच बहुत इंपॉर्टेंट है, और इस यही वजह है कि एनडीए चाहती है कि वो दोनों इनके पाले में रहें। और उधर आरजेडी ने भी कभी कुछ प्रयास किया, चिराग पासवान को एक फीलर देने की कोशिश की कि आप हमारे पाले में आ जाए। तो दलित वोटरों के लिए इन पार्टियों की खींचतान चलती रहेगी। अगर लालू प्रसाद यादव होते तो क्या कुछ समीकरण बनता बिगड़ता? समीकरण इतना बिगड़ता नहीं कि एनडीए चुनाव हारने की स्थिति में आ जाती। ये जरूर है कि उनकी जिस तरह से प्रचार की शैली है, जिस तरह से वो कनेक्ट करते हैं मतदाताओं के बीच में, इन सब से कुछ ना कुछ तो प्रभाव पड़ता। आरजेडी के खेमे में, आरजेडी के पाले में कुछ और मतदाता उनके साथ जुड़ते, लेकिन क्या ये संख्या इतनी बड़ी होती कि एनडीए के लिए करारा चैलेंज होता? ऐसा मुझे दिखाई नहीं पड़ता। जीत हार का अंतर थोड़ा कम हो सकता था, लेकिन एनडीए मुझे लगता है हर सूरत में, हर हालत में चुनाव जीतने की स्थिति में बनी दिखाई पड़ रही है, चाहे लालू यादव चुनाव मैदान में हो या ना हो। अब आपसे एक आखिरी सवाल पड़ाव पे, बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि दरअसल इस बार नीतीश कुमार के लिए थोड़ी सी मुश्किल चुनाव के बाद होने वाली है। अभी जरूर उनको मुख्यमंत्री के तौर पर पेश किया जा रहा है, और अमित शाह जी ने भी कहा है, और बीजेपी लगातार इस बारे में कह रही है, लेकिन कुछ लोग ये कह रहे हैं कि भीतर से कुछ खेल हो रहे हैं, और अगर कहीं बीजेपी जेडीयू से ज्यादा सीटें लेकर आई तो इस तरीके की डिमांड भी हो सकती है कि भाई आप 15 साल मुख्यमंत्री रह लिया, अब हमें नया मुख्यमंत्री चाहिए, क्योंकि बहुत फटीग फैक्टर होता जा रहा है। या इस संभावना से आप इनकार करते? नहीं, इस संभावना से इनकार नहीं करते, लेकिन ये संभावना तभी होगी जब जेडीयू और बीजेपी के जीत के सीटों का अंतर बड़ा होगा। अगर ये सीटों का अंतर, अगर पार्टियों ने बराबर सीटों पर चुनाव लड़ा और दोनों पार्टियों के सीट जीतने के
नंबर्स में बहुत अंतर ज्यादा नहीं है, 5-7 सीटों का अंतर होगा, तो अब शायद बीजेपी इतना प्रेशर ना बना पाए। लेकिन अगर सचमुच जेडीयू की सीटें कम हो जाती हैं और बीजेपी की सीटें ज्यादा होती हैं, तो इसकी गुंजाइश बनी हुई है। मुझे भी लगता है कि इसकी गुंजाइश रहेगी बिहार के चुनाव में। चुनाव नतीजों के बाद ये शायद हमें ये देखने को मिले। क्या आपको लगता है ये चिराग पासवान का जो पूरा फैक्टर है, क्या ये अहम रोल प्ले करेगा? क्योंकि वो जनता दल यूनाइटेड पर अटैक कर रहे हैं लेकिन बीजेपी पर अटैक नहीं कर रहे हैं, और बीजेपी उनसे किनारा करते हुए भी दिखाई नहीं पड़ती है। अहम रोल प्ले करेगा। पहले तो मैं वोटरों के नजरिए से देखूं तो देखिए, जब एलजेपी के पास जो पासवान वोट है, बिल्कुल उनकी एक तरह से समझिए जेब में है, बिल्कुल उनका उन पर कमांड है। 2005 में बिहार में 2 विधानसभा के चुनाव हुए, एक फरवरी के महीने में और अक्टूबर के महीने में, और ये दोनों चुनाव ऐसे थे जब एलजेपी ने अकेले चुनाव लड़ा था। अक्टूबर के महीने में उन्होंने लेफ्ट पार्टियों से थोड़ा गठबंधन किया था, लेकिन इन दोनों चुनावों में 55-57% पासवान वोट एलजेपी को मिला था। 2010 के चुनाव में उन्होंने आरजेडी के साथ गठबंधन किया, और आरजेडी के साथ गठबंधन करते ही 57% पासवान वोट आरजेडी के पाले में चला गया। 2015 का चुनाव आया, एलजेपी ने एनडीए के साथ गठबंधन किया, 55% पासवान वोट एनडीए की तरफ चला गया। ये आंकड़े बड़े साफ बताते हैं कि पासवान वोटरों पर उनका कितना कमांड है, और ये बिहार की पॉपुलेशन में तकरीबन 7-8% है। वो इन वोटरों को एक खेमे से दूसरे खेमे में शिफ्ट करने में बहुत एक तरह से इनकी एक्सपर्टीज है, बहुत इनका इन पर कमांड है। और यही वजह है कि आने वाले चुनाव में भी, जिन चुनावों का हम जिक्र कर रहे हैं, इस चुनाव में भी चिराग पासवान का एलजेपी का एक अहम भूमिका होने वाली है। ये कोरोना फैक्टर का कुछ असर होने वाला है, कुछ नजर आएगा? क्योंकि बहुत सारी रैलीज इस बार खुल के नहीं होंगी, वर्चुअल रैलीज होंगी। वोटिंग के समय में भी बहुत सारे प्रिकॉशंस लिए जाएंगे। इन सब चीजों का तो फर्क जरूर दिखाई पड़ेगा, जैसे रैलियां वर्चुअल होंगी, जिस तरह के रिस्ट्रिक्शंस इलेक्शन कमीशन ने लगाए हैं। मेरा कहना है कि सॉरी, मैं आपको इसलिए टोक रहा हूँ, क्या इसका फायदा किसी एक पॉलिटिकल पार्टी या एक गठबंधन को नुकसान भी हो सकता है? क्योंकि जो समृद्ध है वो ज्यादा अच्छी वर्चुअल रैलीज कर सकते हैं। थोड़ा, हाँ बिल्कुल आपने ठीक कहा। मैं जिस ओर आप इशारा कर रहे हैं, मेरी भी सहमति उसी ओर है। ऐसी पार्टियां जिनके पास संसाधनों का अभाव नहीं है, संसाधन है, जिनके पास टेक्निकल नो हाउ है, और इसमें बीजेपी का जिक्र करना चाहिए, ऐसी पार्टियों को ज्यादा फायदा होगा। और वो जो छोटी छोटी पार्टियां हैं, चाहे आप चिराग पासवान की पार्टी की बात कर लें, चाहे एलजेपी की बात कर लें, चाहे उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी, चाहे मुकेश साहनी की पार्टी, पप्पू यादव की पार्टी, ऐसी पार्टियां, छोटी छोटी पार्टियों को इसका नुकसान होगा, क्योंकि ये सारी टेक्नोलॉजी का रोल जो है इन चुनाव में बहुत अहम होने वाला है। जब प्रधानमंत्री एक भाषण देंगे या बीजेपी के बड़े नेता भाषण देंगे, उनके लिए संभव होगा कि तमाम तरह के ऑडियो वीडियो साधनों से इसको तमाम बिहार में प्रसारित किया जा सके। शायद उतनी क्षमता छोटी पार्टियों को नहीं होगा, तो थोड़ा सा अनइवन होगा चुनाव प्रचार के अगर अंदाज से, अगर हम नजरिए से देखें तो थोड़ा अनइवन होगा। आखिरी सवाल, फाइनल चलते किसी भी तरीके के अंडर करंट को आप पूरी तरीके से रूल आउट कर रहे हैं? बिल्कुल अंडर करंट, अगर मुझे लगता है अगर अंडर करंट होगा तो वो जेडीयू बीजेपी के पक्ष में ज्यादा दिखाई पड़ेगा। मतलब अगर हमारा आकलन 160 का है, तो मैं एक ऐसे ही नंबर दे रहा हूं, अगर 160 का है तो हो सकता है वो 180 सीटें जीत लें। लेकिन ऐसा अंडर करंट मुझे दिखाई नहीं पड़ता कि आरजेडी गठबंधन बहुत अच्छा चुनाव में कर जाए और बीजेपी और जेडीयू गठबंधन को एक तरह से हार नहीं भी तो कम से कम उनकी सीटें बहुत कम हो जाए, ऐसा मुझे दिखाई नहीं पड़ता। इस तरह का अंडर करंट मुझे दिखाई नहीं पड़ता। लेकिन अपने दर्शकों को मैं चलते चलते बता दूं कि 2015 का जो विधानसभा का चुनाव हुआ था, उसमें जनता दल यूनाइटेड और आरजेडी यानी लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार साथ साथ थे, और उस बार बीजेपी लगभग अकेले चुनाव लड़ी थी। उस चुनाव में जनता दल यूनाइटेड को 16.8% वोट मिले थे और 71 सीटें मिली थी। आरजेडी को 18.4% वोट मिले थे और 80 सीट उनको मिली थी। बीजेपी को सबसे ज्यादा वोट मिले थे यानी 24.4%, लेकिन उनको सीटों का आंकड़ा सिर्फ 53 सीटें थी। कांग्रेस को 6.7% था, लेकिन 27 सीटें उनको मिली थी। यानी 243 के आंकड़ों में जनता दल यूनाइटेड और आरजेडी ने मिलकर सरकार बनाई थी। और लेकिन बीच में जनता दल यूनाइटेड टूटकर बीजेपी के साथ मिल गया और आरजेडी विपक्ष में चली गई,
और अब वो जो गठबंधन है आज की तारीख में 2020 में बिल्कुल वैसा ही गठबंधन है जैसा 2020 में था। तो अगर सिर्फ रफ ही जोड़ दें कि 16.8% वोट वो और 24.4%, हालांकि चुनाव में ऐसा दरअसल होता नहीं है कि एग्जैक्टली उसी तरीके से फॉर्मेट में होता है, तो भी अगर आप जोड़े तो भी लगता है कि कहीं ना कहीं इन गठबंधन का जो पलड़ा है वो भारी है। लेकिन फिर भी चुनाव होते हैं और अंतिम समय तक कुछ भी किसी भी तरीके से पासा पलट सकता है, ऐसा बहुत सारे लोग कहते हैं। और ऐसी स्थिति में जबकि चुनाव बिल्कुल नए एटमॉस्फेयर में, नए माहौल में हो रहा है, कोरोना लॉकडाउन के समय में हो रहा है, इकोनॉमिक स्थिति बहुत बुरी है, वैसे में अब ये देखने वाली बात होगी किसको कितनी सीटें मिलती है। संजय जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने, थैंक यू सो मच। सत्य हिंदी के और वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।